नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन नाटक शिक्षण या रूपक शिक्षण को डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही इसकी शिक्षण विधियां भी अपन 2-3 शिक्षण विधियों को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो नाटक शिक्षण या रूपक शिक्षण जो है, नाटक को ही क्या बोला जाता है, रूपक बोला जाता है। तो चाहे नाटक शिक्षण बोल दो, चाहे रूपक शिक्षण बोल दो, एक ही बात है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? नाटक शिक्षण या रूपक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है आपका संस्कार शिक्षण करवाना, यानी संस्कारों का ज्ञान देना। चरित्र शिक्षणम यानी चरित्र को ठीक करना जो है, वही नाटक शिक्षण या रूपक शिक्षण का जो है वो उद्देश्य माना जाता है। नाटक शिक्षण के उद्देश्य में अपन पढ़ें तो पहला है अवरोह यानी आरोह पूर्वक वार्तालाप तथा अभिनय की क्षमता प्रदान करना। अवरोह आरोह पूर्वक वार्तालाप तथा अभिनय की क्षमता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि उतार चढ़ाव के साथ धीमे और तेज गति से आवाज़ जो है, वार्तालाप कैसे की जाए, कहाँ धीमे बोलना, कहाँ तेज बोलना है, सारी चीज़ों का ज्ञान इसमें होता है। कल्पना, चिंतन, विवेचन तथा निरीक्षण शक्ति का विकास करना भी नाटक शिक्षण के उद्देश्य में आता है। भर्त मुनि के अनुसार नाटक के 3 उद्देश्य हैं: हितोपदेश जननम, दूसरा विश्रांति जननम और तीसरा विनोद जननम। यानी हितोपदेश जननम मतलब कल्याणकारी उपदेश देना जो है वो नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा विश्रांति जननम, तो नाटक का दूसरा उद्देश्य क्या है? शांति स्थापित करना। फिर विनोद जननम यानी मनोरंजन करना। यानी कि नाटक के 3 उद्देश्य बताए भरत मुनि ने: हितोपदेश देना यानी कल्याणकारी उपदेश देना, विश्रांति जननम यानी शांति स्थापित करना, और तीसरा विनोद जननम यानी मनोरंजन करना। तो ये 3 नाटक के उद्देश्य बताए गए हैं भरत मुनि के द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इनको समझ गए होंगे। ये अपना नाटक शिक्षण या रूपक शिक्षण का जो सामान्य सा परिचय। अब बात करेंगे अपन नाटक शिक्षण की विधियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदर्श नाटक विधि की। आदर्श नाटक विधि में नाटक करने का जो कार्य है, यानी अभिनय करने का जो कार्य है, वो कौन करता है? अध्यापक के द्वारा ये किया जाता है। बड़ी कक्षाओं में उपयोगी वैसे अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। ये जो विधि है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी, लेकिन अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, सभी पात्रों का अभिनय शिक्षक ही करता है। यानी कि सबसे बड़ी इस विधि की कमी यही है कि सभी पात्रों का अभिनय जो कौन करता है? टीचर ही करता है। देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं कि अपन ने एकाकी नाटक वगैरह जो है वो कहानी वाले नाटक पढ़े होंगे, हम सब ने पढ़े हैं जब अपन स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम। जैसे मान लीजिए एक का नाम रमेश है तो एक बच्चे को रमेश बना दिया जाता था। एक का नाम मान लीजिए लड़की का नाम रमा है तो एक को रमा बना दिया गया, और एक लड़के का नाम मनोज है तो एक को मनोज बना दिया गया। एक लड़की का नाम निधि है तो दूसरी एक लड़की को निधि बना दिया गया। इस प्रकार से ये 4 लड़के और लड़कियां खड़े होकर के अपने पात्र के अनुसार अभिव्यक्ति करते हुए, यानी कि अगर जोर से बोलना जोर से बोल के, धीरे बोलना धीरे बोल के, ये इसके लिए गाइड कौन करता है? शिक्षक करता है। लेकिन अभिनय कौन करते हैं? रमेश, रमा, मनोज और निधि। यानी कि जिसको भी पात्र का रोल मिला वही अभिनय करेगा। तो ये विधि तो रहती है बेस्ट। लेकिन आदर्श नाटक विधि में क्या होता है? इन चारों के रोल कौन करता है? अध्यापक ही करता है, यानी शिक्षक ही करता है। तो सभी पात्रों का अभिनय इसमें कौन करता है? आपका शिक्षक ही करता है। इसीलिए ये जो विधि है इसको उपयोगी नहीं माना गया है। ठीक है। इसके अलावा छात्र मूक दृष्टा की तरह रहता है। छात्र जो है वो केवल श्रोता या मूक दृष्टा यानी कि चुप रह करके देखता रहता है, बाकी इसमें छात्र कुछ नहीं कर सकता। जबकि उसमें अगर छात्र को अभिनय करने का अवसर दिया जाएगा तो वो इसमें ज़्यादा भाग भी लेंगे और रुचि भी लेंगे। नेक्स्ट है, छात्र नाटकगत भावों को समझ जाते हैं परंतु अन्य उद्देश्य तथा व्याकरण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भाई, शिक्षक के द्वारा नाटक किया जा रहा है, अभिनय किया जा रहा है, तो उससे जो भाव हैं वो तो बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन जो अपना उस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य है, उस नाटक को करवाने का जो उद्देश्य है और व्याकरण का ज्ञान साथ साथ है, वो अपन नहीं दे पाएंगे। वहीं अगर बच्चे अभिनय करते हैं, बच्चे ही अपने रोल को निभाते हैं, तो बीच बीच में शिक्षक जो है व्याकरण का ज्ञान और उद्देश्य को बता सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो आदर्श नाटक विधि ये थी जिसमें सभी पात्रों का अभिनय शिक्षक के द्वारा किया जाता है और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। वैसे कोई उपयोगी विधि नहीं है, कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कारण यही है कि सभी पात्रों का अभिनय कौन करता है, शिक्षक ही करता है। छात्रों को इसमें अवसर नहीं मिलते हैं और छात्रों को अवसर नहीं मिलते तो ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपनी जो विधि है वो है व्याख्या विधि। यह भी अच्छी विधि नहीं है। छात्र निष्क्रिय रहते हैं, गद्य पद्य की तरह अध्यापन इसमें होता है। मान लीजिए एक नाटक दे रखा है, वही 4 नाम वाले रमेश, दिनेश, आपका जो भी है, सुरेश है, मनोज है, निधि है, रमा है, पूजा है, इस प्रकार से पात्रों के नाम हैं और उसको अपन एक सामान्य पाठ की तरह पढ़ते चले जाएं, इतिहास की तरह उसको हिस्ट्री जैसे पढ़ाते हैं उसी प्रकार से उसको पढ़ा दें लाइन टू लाइन, तो इसमें बच्चों को कोई आनंद नहीं आता है जब तक यति गति उतार चढ़ाव वगैरह आवाज़ में नहीं आएंगे, अभिनय नहीं होगा साथ साथ इस प्रकार के पाठ में, तब तक अपने जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और उनको नीरस लगने लग जाएगी क्लास। तो व्याख्या विधि में वही होता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं और क्लास भी पूरी नीरस हो जाती है, गद्य पद्य की तरह इसमें पढ़ाया जाता है और बिल्कुल भी अच्छी विधि इसको नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपनी रंगमंचाभिनय विधि, यानी रंगमंच और अभिनय से मिलकर के बना है रंगमंचाभिनय विधि। तो इसमें क्या होगा, पूरे नाटक का प्रदर्शन छात्रों के द्वारा कहाँ पे होता है, क्लास में नहीं होता, रंगमंच पर होता है, स्टेज पर होता है। जैसे अपन 15 अगस्त पर नाटक करवाते हैं बच्चों से, 26 जनवरी को करवाते हैं, बाल दिवस पर करवाते हैं, काफ़ी सारे दिवस आते हैं, बाल सभा में भी करवाते हैं। तो ये जो आपके रंगमंच के ऊपर जो नाटक होंगे, जो कक्षा से बाहर होंगे, वो एक प्रकार से रंगमंच नाटक अपन उनको मान सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चों का विकास भी जो है, बोलने की क्षमता का भी विकास होता है, उनकी श्रम भी खुलती है और वो इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की कोशिश भी करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी जो है वो दुरुस्त होती है। संस्कार शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पे पूर्ण होता है, बच्चों को अच्छे संस्कार भी इससे मिलते हैं। खर्चीली विधि है अतः अव्यवहारिक विधि है। क्यों खर्चीली विधि, क्योंकि इसमें वेशभूषा अलग से अपने को पहनानी पड़ती है, बच्चों को बोलना पड़ता है कि घर से इस प्रकार की वेशभूषा लेकर के आए, तो किसी के पास नहीं है तो वो पैसे खर्च करके लेके आता है, तो खर्चीली विधि मानी जाती है, अतः अव्यवहारिक है। हमेशा इस विधि को अपन प्रत्येक पाठ के लिए काम में नहीं ले सकते, केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही ये सीमित रहती है। इसके अलावा जो है अपन प्रत्येक पाठ को इस प्रकार से पढ़ा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से ये विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जो उद्देश्य अपने को नाटक शिक्षण से चाहिए, संस्कार शिक्षण की, वो यहाँ पे बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने को प्राप्त होता है। तो उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से रंगमंच अभिनय विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा खर्चीली और अव्यवहारिक विधि भी साथ ही होगी। ठीक है, यहाँ लिखा भी है मैंने, उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, रंगमंचाभिनय विधि जो है वो उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में ये 3 तो अपन नाटक शिक्षण की विधियाँ करते हैं और सामान्य परिचय जो है ये अपन ने कर लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो जितना भी पोर्शन नाटक शिक्षण का बच गया उसको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।